सो द थिंग इज, बांग्लादेश में जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ चुकी हैं, लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें ये शख्स आपको अपने दोनों हाथों में ब्रा पकड़ा हुआ दिखाई देगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, कई लोग कहेंगे कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर है जो कि अपना प्रोटेस्ट कर रहा है शांतिप्रिय तरीके से। लेकिन जब मैं इस शख्स को देखता हूं तो मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो कि शायद 70 साल से भी ज्यादा उम्र की महिला को भी अगर वो उसको सामने मिल जाती तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन और भी ज्यादा गंभीर सोचने वाली बात यह है कि ये शख्स वहां पर अकेला नहीं था। कुछ और भी लोग थे जो वहां पर शेख हसीना की साड़ियां, शेख हसीना के ब्लाउज लेकर कुछ इस तरीके से दिखा रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। बिल्कुल उनके लिए बड़ी जीत रही होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाना कि आप किसी देश की सरकार को गिरा दो, ये बिना किसी बाहरी ताकत के तो संभव है नहीं। और अगर आपको बाहरी ताकत मिल रही है तो बधाई हो, आपने वाकई में एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि मेरा दिमाग अब ये सोचने में मजबूर हो चुका है कि सरकार गिरने के बाद में जिन लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला है वो खुद भी कौन है? वो लोग जो विपक्ष में बैठकर ये बोल रहे थे कि भैया हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में काफी सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, सिर्फ एक या दो नहीं। अब ऐसे में हमारे देश में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे नहीं रहते। अगर हम बात करें हमारे देश की बात करने वाले बिना भारत में रहे ध्रुव राठी की, तो एक समय पर उसने बांग्लादेश को लेकर कहा था कि काफी सारे पैरामीटर्स पर बांग्लादेश हमको पीछे छोड़ रहा है, बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा खुश रह रहे हैं। और बेसिक सी बात है कि बांग्लादेश हर एक सिचुएशन में आज इंडिया से आगे जा रहा है। मतलब कुछ एक की पॉइंट्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो ध्रुव राठी भाई साहब ने ये ट्वीट किया था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि आज बांग्लादेशी वुमेन जो है वो एवरेज 2.1 किड्स पैदा करती हैं, जबकि इंडिया वाले 2.3 करते हैं। बांग्लादेश इंडिया की जीडीपी को ओवरटेक कर लेगा पर कैपिटा में। फीमेल लिटरेसी रेट बांग्लादेश में 71% है, इंडिया में 65% है। बांग्लादेश हैज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देन इंडिया। आज बांग्लादेश मोर पीसफुल है इंडिया से। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा हिपोक्रेसी हो गई कि आज बांग्लादेश ज्यादा बहुत बड़ा पीसफुल है। ग्लोबल इंडेक्स रैंक में वो 97 पर है और इंडिया जो है वो 139 पर है। पर आज हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स और जो भी इंडेक्स आपको लगानी है उसके मुकाबले में भारत की डेमोक्रेसी कहां स्टैंड करती है और इनकी कहां करती है। ऑन एवरेज बांग्लादेशीज जो है वो इंडिया से ज्यादा जीते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बांग्लादेश में 4% है, जबकि इंडिया में 8% है। बांग्लादेश सक्सेसफुली प्रिवेंटेड, मतलब उर्दू को इन्होंने इंप्लीमेंट होने से रोक लिया। एंड देयर इज मोर रिलीजियस वायलेंस इन इंडिया देन बांग्लादेश, जैसा कि इन्होंने बताया। हालांकि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था कोटा सिस्टम के विरोध में, उस पूरे विरोध के बीच में हिंदुओं के ऊपर हमले की भी पूरी खबरें आई हैं, जहां पर हिंदू बेटियों महिलाओं के घरों के ऊपर हमले किए गए। सिर्फ हमले नहीं किए गए बल्कि घरों के साथ आगजनी करी गई। 200 साल पुराने काली मंदिर को वहां पर जलाया गया। इस्कॉन टेंपल के ऊपर हमला किया गया। कई सारे हिंदू काउंसलर्स को खत्म किया गया। अब ये जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ऑब्वियस ही बात है धीरे धीरे कैसे हिंदू विरोधी हो गया, इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जमाते इस्लामी जो कि एक एक्टिव तौर पर इस प्रोटेस्ट में शामिल एक पॉलिटिकल ग्रुप था। मैं आपको हालांकि बताना चाहूंगा कुछ समय पहले बांग्लादेश में ही इस ग्रुप को बैन कर दिया गया था, पर उसके बावजूद भी ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमारे देश में भी कई सारे ग्रुप्स काम करते रहते हैं वैसे ये भी काम करते रहा। एंड जो पिछले कुछ समय में हिंदुओं के खिलाफ जो हमलों की बात निकलकर सामने आई है उसमें जमात इस्लामी का हाथ हमेशा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं हवा हवा में कह रहा हूं, जो बांग्लादेश के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वो खुद इस बात को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ध्रुव राठी जैसे लोग जो कि एक समय पर कह रहे थे कि भैया शेख हसीना से मोदी को कुछ सीखना चाहिए, अब वो यूटर्न लेकर इस बात पर आ चुके हैं कि शेख हसीना तो खुद एक डिक्टेटर है। मतलब आप एक बार इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए कि समय के साथ ये लोग किस तरीके से अपनी चाल को बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। एक समय पर जो लोग शेख हसीना को अपने सर पर बैठाकर बैठे हुए थे कि भैया इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, आज की तारीख में वही लोग शेख हसीना को डिक्टेटर कहने से भी पीछे नहीं हट रहे। इसके अलावा अगर आप बात करो इस समय पर, तो यूके की, जर्मनी की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, नेपाल की, अफगानिस्तान की, इजराइल की, ईरान की, यूक्रेन की, रशिया की, केन्या की, म्यांमार की, मतलब अब कितने ही देशों की इस समय आप बात कर सकते हैं। इन सभी देशों में कियोस मचा हुआ है और इनमें से काफी सारे देश तो काफी सशक्त भी हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप भारत में बिल्कुल सेफ बैठकर ऐसी न्यूज के ऊपर एनालिसिस कर पा रहे हैं और अपने यार दोस्तों से बात कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको वाकई में शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि जब भारत में सीए के नाम पर और फार्मर्स के नाम पर प्रोटेस्ट हुए थे तो ऐसा नहीं है कि वहां पर चीजों को अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं हुई थी। मतलब जब इन प्रोटेस्ट को मोदी सरकार ने बल का प्रयोग कर कर दबाया नहीं था, तब कई सारे भारत के ही लोगों का कहना था कि भाई मोदी को तो प्रोटेस्ट से लड़ना ही नहीं आता और मोदी एक बहुत ही कमजोर नेता है, ये तक कहना शुरू कर दिया गया था। मतलब जो भी कुछ चीजें मोदी से एक्सपेक्ट करी जा रही थी वो सारी की सारी चीजें शेख हसीना ने करी। और क्या हुआ?
कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि मैडम को खुद ही अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना जी की पार्टी 2/3 बहुमत के साथ में जीतकर वापस सरकार बनाने के लिए आई थी, तब भी वहां पर लोगों का यही कहना था, पत्रकारों तक इवन यही कहना था कि ये सरकार कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आने वाले 6 से 7 महीने में ये भी गिर जाएगी। और वही सेम चीज हुई है। एंड सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई एक सरकार को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भैया ये सरकार जो है ये सही काम नहीं कर रही थी। दरअसल इस तरीके से जब आप पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर चल रहे प्रोपेगेंडा वाले प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे लोग जो कि इन प्रोटेस्ट के नाम पर आपको बरगलाना और आपका नाम खराब करना चाहते हैं, वो इन प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं और वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं। बेसिक सी बात है, राजनीति में एक बात कही जाती है कि अगर तुम उनको चुनाव में नहीं हरा सकते हो तो तुम उनको सड़कों पर हरा दो। बेसिकली बांग्लादेश में भी यही हुआ है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किसी भी गलत कारण से शुरू नहीं हुआ था। कोटा सिस्टम के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट करना स्टूडेंट्स का अधिकार था। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया, लेकिन उनको ज्वाइन किया कुछ ऐसी पार्टियों ने जैसे कि बीएनपी और जमात इस्लामी, जो कि लंबे समय से सत्ता में आने की भूख को बनाए रखी हुई थी, पर उसके बावजूद भी वो सत्ता में आ नहीं पा रही थी। स्टूडेंट्स के कंधों का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। ऐसा नहीं है कि यहां पर शेख हसीना ने कोई गलती नहीं करी। शेख हसीना ने भी भर भर कर गलतियां करी। मतलब विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लेना, सही तरीके से इलेक्शन ना होने देना। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी शेख हसीना ने एक पॉलिसी को अपना के रखा था, और वो था नेशन फर्स्ट। चाहे आप चाइना की बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, आप किसी भी देश की बात कर लें, शेख हसीना का मोटो क्लियर था कि अगर मेरे देश की बात पहले नहीं होगी तो फिर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। और यही बात ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना को भी बुरी लग रही थी। ऐसे में उनको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो कि उनकी भी सुने, नेशन फर्स्ट की नहीं, क्योंकि नेशन फर्स्ट की सुनेंगे तो बांग्लादेश तो ग्रो कर जाएगा, जैसा कि हमारे महान यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ही बताया था। क्योंकि ये सब जो चीजें चल रही थी शेख हसीना के दौर में ही चल रही थी। और अब जो भी सरकार बनेगी, जैसा कि बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी भी वहां पर सरकार बना सकती है, तो अब जो भी सरकार बनेगी वो ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना दोनों की कठपुतली बनकर रहेगी। एंड इवेंचुअली दे विल बो डाउन टू द वेस्टर्न पावर्स। अब देखिए, जब भी वेस्टर्न पावर आपके यहां इंटरवीन करती है तब उसके नतीजे क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है, आप उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो भारत में नहीं हो सकता। अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी का मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एनडीए गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, ये 6 से 7 महीने में गिर सकती है। एंड यकीन मानिए, उस समय पर राहुल गांधी को मैंने जितना सीरियसली नहीं लिया था, अब मैं उनको उतना ही सीरियसली ले रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं मतलब मोदी जी के ऊपर डाउट करता हूं या ऐसा कुछ है, मोदी सरकार के ऊपर मेरे को डाउट है, बल्कि इसलिए क्योंकि बीएनपी बांग्लादेश की पार्टी और जमात इस्लामी ये भी कुछ ऐसी ही बातें करते थे, बल्कि ये भी वेस्टर्न पावर से कहते थे कि भैया आइए और हमको यहां से मुक्ति दिलाइए। अब आज की तारीख में अमेरिका कह रहा है कि भैया आपने वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट को होने देना है। पीसफुल प्रोटेस्ट, सीरियसली? मतलब आप वहां के प्रधानमंत्री के घर में घुस जा रहे हो, वहां लूटपाट मचा रहे हो। मतलब क्या नहीं लूटा आपने यार? मछली बकरी से लेकर टीवी, बैग, साड़ी, बड़ा की बात मैंने आप लोगों से करी ही। कौन सी चीज इन लोगों ने नहीं छोड़ी चुराने के लिए? पार्लियामेंट्री हाउस में घुस गए, मंदिरों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? मतलब मैं मानता हूं कि बिडेन साहब इन दिनों काफी बीमार चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मुझे उनके ऊपर इतना भरोसा है कि कम से कम उनकी भी आंखें सही सलामत है और वो चीजों को गलत तरीके से देख नहीं रहे होंगे। एंड चाइना की भी कोई, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भाई चाइना ऑब्वियस सी बात है इंडिया को कंपीट करना चाहता है, और इंडिया को कंपीट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसकी नेबरिंग कंट्रीज को कमजोर कर दो। भाई चाइना ने जो इनको जरूरत से ज्यादा लोन्स दिए, जरूरत से ज्यादा महंगे रेट्स पर, कहीं ना कहीं उसी कारण से आई थी। तो ऐसे में आप ना तो चाइना और ना ही अमेरिका की संलिप्तता को दूर करने की बात कर सकते हो कि यार ये लोग यहां पर इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब यहां पर बांग्लादेश में अब जब ये सिचुएशन पहुंच चुकी है, तब अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश में जो शांति है वो बहाल करी जाए। मतलब आप क्या सोच के ये बातें कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि तुमने 2 लोगों पर लड़वा दिया और फिर साइड में बैठकर बोल रहे हो कि अरे यार ऐसे तुमको लड़ना नहीं चाहिए था आपस में। वो हर घर का एक रिश्तेदार नहीं होता जो पूरे घर वालों को लड़वाता है फिर साइड में बैठकर मजे लेता है। अमेरिका सिर्फ वही काम करता है और कुछ भी नहीं। इन सब के बीच में एक तस्वीर और वायरल हुई जिसको कि बताया गया कि लिटन दास का घर है और हिंदू होने के कारण उनके घर में आग लगा दी गई। हालांकि उसके बाद में कई लोगों ने इस चीज को आकर डिफेंड किया और कहा कि नहीं भैया वो लिटन दास का घर नहीं है बल्कि मुशर्रफ मुर्तजा का घर है, जो कि बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और कई सारे इंडियंस भी इस बात को लेकर ट्वीट करने लगे सोशल मीडिया के ऊपर, बचाव करते हुए कि देखो भैया बांग्लादेश के जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम लोग हैं, वो तो वहां पर हिंदुओं की सेफ गार्डिंग कर रहे हैं, वहां पर उनको बचा रहे हैं। पर सवाल मेरे जहन में यह आता है कि ठीक है, वहां के जो मुसलमान हैं वो वहां के हिंदुओं को बचा रहे हैं, लेकिन
किससे बचा रहे हैं? क्या मंगल ग्रह से कोई एलियन उतर कर आ गया बांग्लादेश में, या फिर वो नेपच्यून से कोई एलियन निकल कर आ गया? क्योंकि एलियन ही आया वो बांग्लादेश में भाई, और कोई तो वहां पर आकर हिंदुओं के ऊपर हमला कर नहीं रहा है। तो आखिर ये कौन कर रहा है हमला, ये भी हमको बताना चाहिए कि आप किससे आखिर इनको बचाने का काम कर रहे हो। बट ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप मोहम्मद जुबैर की बात कर लें और किसी की बात कर लें, ये लोग आपको सब चीजें बताएंगे, बस ये नहीं बताएंगे कि किससे बचाना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ जो आगजनी हो रही है उसको ये मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, आप और मैं इतने समझदार हैं कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे देश में भी कई लोग इस तरह की बातें करते हैं चुनाव हारने के बाद में, कि अमेरिका को आकर देखना चाहिए कि भारत में डेमोक्रेसी का क्या हाल हो रहा है, भारत की डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बांग्लादेश में चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो सकता। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर जब डिसीजन लेने की बात करी गई, तो ओवैसी साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव केओस हो सकता है। ओवैसी साहब ने ये बात कही, लेकिन कई सारे लोग इस केओस की बात बार बार देर सवेर करते ही रहते हैं। ये कौन सा केओस है जो ये लोग चाहते हैं? और मैं आपको बता दूं, केओस जब भी मचेगा तो बांग्लादेश में जो भी चल रहा है ना, वही चीज यहां भी होगी। इंसान का असली रूप निकलकर सामने आएगा, और सड़कों पर वो लोग निकलकर सामने आएंगे जो मुंह में तो बिल्कुल मीठी शक्कर लिए घूमते हैं, लेकिन जब जुबान चलाते हैं तो उससे जहर से कम कुछ नहीं निकलता। और अगर एक बार अमेरिका ने हमारे यहां पर आकर इंटरवीन किया, तो भाई सब कुछ तहस नहस ही होना है बस। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भी ना बाहर जाकर इंटरव्यू देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बाहर जाकर बैठेंगे, वहां की सभाओं को संबोधित करते हुए भारत की बुराई करेंगे, मोदी की बुराई करेंगे। जबकि एक समय था जब कोई भी व्यक्ति विदेश जाकर भारत को रिप्रेजेंट किया करता था तो वो भारत की तारीफों में कसी के पड़ा करता था। लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि आप भारतीय को बरगला नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए आज की तारीख में आप बाहर जाकर उनकी बात करते हो। और अब तो जाति के रूप में बांटने का भी एक नया मुद्दा मिल गया है। मतलब जहां पर आपको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, वहां पर अब भारत में जाति के ऊपर बांटने की बात सबसे पहले होने लगी। खैर जो भी हो, अभी हमारा देश काफी सेफ हाथों में है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तो हमारे देश में कुछ ऐसी घटना नहीं घटेगी। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि भारत में भी कुछ इसी तरह के अस्थिर हालात पैदा हो जाएं, जिससे कि उनके आकाओं को एक बार फिर से आकर भारत में खेलने का मौका मिल जाए। पिछले करीब 10-12 सालों से भारत में इस तरह की चीजों के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, एंड सबसे बड़ी बात, इस तरह की चीजों को हवा भी नहीं दी जाती है। बट सिनेरियो बस वही है कि इन चीजों को हैंडल करने का तरीका क्या वाकई में बदला जाएगा, और अगर नहीं बदला जाता है तो क्या मोदी सरकार इन चीजों को हैंडल इस तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो के फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।